हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलेज पालमपुर के इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट आता है क्या कि अ स्मॉल विलेज, यानी पालमपुर जो है वो एक स्मॉल विलेज है जो कि वेल कनेक्टेड है किससे, अपने नेबरिंग जो विलेजेस हैं एंड जो नेबरिंग टाउन्स है उससे। तो सबसे जो पास का जो शहर है वो है रायगंज। कहां से? विलेज पालमपुर से। और अब इसमें बात करते हैं कि इसमें रहने वाले लोग कौन कौन से हैं। इसमें रेजिडेंट्स जो हैं विलेज पालमपुर के, इसमें 450 फैमिलीज रहती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं, यानी अलग अलग कास्ट के 450 पीपल या 450 फैमिलीज यहां रहती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑक्यूपेशन। अब जो रहने वाले लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो अधिकतर जो इसमें लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि शॉपकीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और इन सारी चीजों पे ये डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए। और इस गांव में क्या कंडीशन क्या है, इस गांव में अधिकतर जो फैमिलीज हैं उनके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यानी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है विलेज पालमपुर में, उसका गोल क्या है, टारगेट क्या है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसका टारगेट क्या है। तो उसका टारगेट जो है या गोल जो है वो है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी विलेज पालमपुर जो है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो गोल है, वो जो टारगेट है वो क्या है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, अब इसमें बात आती है कि जैसे हम लोग को प्रोड्यूस करना है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट भी होगी। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए मेनली जैसे हम लोग हर जगह जानते हैं कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए कुछ चीजें जो है, जो बेसिक चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है, वो है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो हम लोग इसमें बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लैंड मतलब जमीन, गुड्स लेबर मतलब वहां जो वर्किंग कैपिटल है, यानी जो लोग हैं काम करने वाले लेबर वो, एंड इसमें कैपिटल। अब देखते हैं इसमें कि कैपिटल क्या है। कैपिटल दो तीन तरह का है, जैसे कि हमारा फिजिकल कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। तो हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि ये सारे कैपिटल्स कौन कौन से हैं और इसमें क्या क्या है। पहला हमारा आता है फिजिकल कैपिटल। अगर हम लोग फिजिकल कैपिटल की बात करें तो फिजिकल कैपिटल कहने का मतलब होता है कि वैसा सारा कैपिटल, वैसे तरह की चीजें जिसको किसी भी चीज के प्रोडक्शन के प्रोसेस में इनपुट के तौर पे रखा जाता है। जैसे कि इनपुट में जैसे हमारा आता है लैंड आ गया, हमारा मशीन्स आ गया, ये सारा जो है हमारा फिजिकल कैपिटल्स में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स, मतलब वर्किंग कैपिटल्स में हमारा आता है कि रॉ मटेरियल्स आता है और मनी आता है, यानी किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी यूनिट को, प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने के बाद हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत है और मनी की जरूरत है ताकि हम लोग अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, नेक्स्ट कैपिटल है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हम लोग वैसे कैपिटल को बोलते हैं जो कि फिक्स है, यानी जिसमें एक बार हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा लैंड, हमारा ये बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। जो भी टूल्स मशीन्स हम लोग जो लगाते हैं, इसे मशीन्स जो है उसका मेंटेनेंस करना होता है, उसे बार बार खरीदना नहीं होता है। ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में या किसी भी फैक्ट्री में होता है क्या कि जो भी वहां जो भी
काम किया जाता है या जो भी प्रोसेसेस होते हैं किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के या गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के, वो किसके कंट्रोल में होते हैं? वो ह्यूमंस के कंट्रोल में होते हैं। और किसी भी जो भी प्रोडक्ट तो हम लोग बना रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्ट या जो भी चीजों का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो फाइनली उसको खरीदने के लिए भी वो ह्यूमंस ही होते हैं। यानी ह्यूमंस की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए ही हम लोग फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं। तो कहने का मतलब जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट हमारा वो फैक्टर है प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है फार्मिंग इन पालमपुर, उसके फैक्टर्स। यानी जो पालमपुर विलेज है उसमें फार्मिंग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूटिलाइज होते हैं या फिर कौन कौन से फैक्टर्स वहां इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्टर्स अभी हैं आपके स्क्रीन पे और हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है वो है लैंड इज फिक्स्ड। यानी पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लैंड जो है वो फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि वहां के कितने परसेंट लोग जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो पालमपुर के 75% लोग, यानी 75% टोटल पॉपुलेशन के 75% पीपल जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इसका हमारा अगला पॉइंट आएगा क्या कि कल्टीवेशन के लिए जितना भी लैंड है पालमपुर में वो फिक्स है। और तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1960 के बाद से पालमपुर के कल्टीवेटेड लैंड एरिया में या कल्टीवेशन वाले लैंड एरिया में किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1960 तक जितना जितने एरिया में कल्टीवेशन किया जाता था पालमपुर में, आज भी उतने ही एरिया में कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं अपना अगला जो पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा आता है क्या, या अगला फैक्टर जो है हमारा चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अब इसमें बात यह आती है कि जैसे 1960 के समय जितनी पॉपुलेशन रही होगी पालमपुर की या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स हो गए उनके, उससे ज्यादा होंगे अभी जो नॉर्मल टाइम में। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनके रिक्वायरमेंट्स या फिर जो भी नेसेसिटीज है, एसेंशियल्स की जरूरतें जो हैं, वो सारी चीजें बढ़ती चली गई होंगी। तो उसे लोगों ने फुलफिल कैसे किया, तो हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट, चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। यानी जो एंशियंट टाइम से, यानी एंशियंट नहीं, इसको कह सकते हैं पुराने टाइम्स में जो वहां कल्टीवेशन के लिए जो भी मेथड्स यूज किए जाते थे पालमपुर में, उसे समय के साथ साथ बदल दिया गया। अब इसमें मेथड्स में चेंजिंग क्या क्या की गई, उसमें दो तरह की चेंजिंग की गई। इसमें पहला हुआ क्या, पहला मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। वहां के लोगों ने कल्टीवेशन के मेथड्स में चेंजिंग की, और वो चेंजिंग क्या था, पहला था मल्टीपल क्रॉपिंग का और दूसरा था मॉडर्न फार्मिंग का। यानी उन लोगों ने समय के साथ साथ खुद को अपडेट किया। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या चीज है ये हम लोग देखते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग जो होता है वो होता है कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड। यानी किसी भी लैंड में, मतलब सेम जमीन में जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं अलग अलग तरह के क्रॉप्स को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे किसी भी पीस ऑफ लैंड में हम लोग किसी, मान लीजिए जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, ज्वार का जो फसल लगाते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग उसको बाजरा भी उसमें मिक्स कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जनरली रेनी सीजन में किया जाता है बहुत सारे गांवों में। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में होता है कि किसी भी सेम पीस ऑफ लैंड में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को लगाना, सेम टाइम पे भी लगा सकते हैं या अलग अलग टाइम्स पे भी लगा सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है कि मॉडर्न फार्मिंग यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पुराने समय में भी जो भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था फार्मिंग के लिए उसको अपग्रेड करना। तो अभी मॉडर्न फार्मिंग में अपग्रेड क्या क्या हुआ, सबसे पहले आया क्या, HYV सीड्स, यानी इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यानी जो पुराने जो सीड्स होते थे उसका ये हाइब्रिड क्वालिटी होता है और उसमें सेम पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी सेम जो प्लांट है उसमें फूड ग्रेन्स जो है वो ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज इंडिया में कहां शुरू हुआ, तो शुरू हुआ कहां, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी।
यानी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में HYV सीड्स का सबसे ज्यादा या सबसे पहले इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्ट हुआ। और ये कब हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में, यानी 1960s के आसपास जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ तो इन तीनों स्टेट्स ने इसे सबसे ज्यादा ट्राई किया। और इसके वजह से उनका जो मॉडर्न फार्मिंग का जो उनका प्रोडक्शन था वो काफी तेजी से बढ़ा। और पालमपुर, जो हम लोग जिस विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पालमपुर में भी मॉडर्न फार्मिंग में HYV सीड्स को यूज किया जाने लगा। उसके बाद किया गया कि इसमें किया क्या गया कि जनरली HYV सीड्स किसके किसके यूज किए गए? वो थे हमारा व्हीट एंड राइस। यानी व्हीट एंड राइस जो है वो इंडिया में स्टेपल फूड माना जाता है या स्टेपल फूड है भी, तो उसके लिए जो HYV सीड्स हैं वो यूज किए गए। HYV सीड्स जो है वो कैपेबल हैं किस चीज के लिए? मोर ग्रेन्स ऑन वन प्लांट, यानी एक ही प्लांट पे ज्यादा ग्रेन्स जो है वो पुराने सीड्स के कंपैरिजन में वो प्रोड्यूस करते हैं। और उसके वजह से HYV सीड्स को जो है वो यूटिलाइज किया जाने लगा। अब इसके बाद हमारा अगला फैक्टर आता है जो कि है लेबर। हम लोग देखते हैं लेबर के बारे में। लेबर, तो लेबर में हम लोग अपना पहला पॉइंट इसमें देखेंगे क्या कि कुछ फार्मर्स जो हैं, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं हम लोग फार्मिंग के बारे में, तो फार्मिंग में बहुत सारे किसान जो हैं वो अपने जमीन में खुद काम करते हैं। यानी वो बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे आदमी को अपने खेतों में वो हायर करते हैं काम करने के लिए। इसमें होता है क्या? लेकिन कुछ लोग अभी भी वैसे हैं जो कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं, और दूसरों के खेतों में जब काम करते हैं तो उसके लिए उन्हें वेजेस मिलता है। और वेजेस जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वो कैश भी हो सकता है, कैश मतलब उन्हें या तो उन्हें पैसे दे दिए जाएं उस चीज के लिए, या फिर उसके काम करने के बदले उन्हें ग्रेन्स दे दिया जाए, यानी अनाज दे दिया जाए। ये दो तरह के वहां पे करने का सिस्टम है पालमपुर में। हमारा अगला फैक्टर जो है वो है कैपिटल। कैपिटल हम लोग देखते हैं कि जैसे कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे हमें अगर अपना ये सेटअप्स लगाना, फैक्ट्री सेटअप्स हो या फार्मिंग एक्टिविटीज को करना हो, उसके लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि मॉडर्न फार्मिंग जो है, मॉडर्न फार्मिंग के बारे में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उसमें हायर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, HYV सीड्स को यूज किया जाता है। तो इसमें होता है क्या, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, यानी कैपिटल का है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, और ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए, यानी बहुत ज्यादा पैसा जरूरत होता है। तो ऐसे कंडीशन में होता है क्या कि जो बड़े किसान हैं वो इसे तो आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उन्हें पैसों की कमी होती है। और इसके लिए और पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बड़े किसानों से या फिर मनी लेंडर्स से, जो गांव में मनी लेंडर्स होते हैं उनसे वो लोग पैसे बोरो करते हैं। बोरो करते हैं मतलब उधार लेते हैं, किस पे? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी ज्यादा इंटरेस्ट पे करके वो लोग क्या करते हैं, उनसे पैसे उधार लेते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जो अलग अलग तरह के कैपिटल्स यूज किए जाते हैं या फिर अलग अलग तरह के कैपिटल्स की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो कैपिटल्स होते हैं क्या? पहला होता है वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल और तीसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। ये तीनों कैपिटल्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हमारी बात आती है क्या, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड। यानी अभी तक तो हमने बात की कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, मॉडर्न फार्मिंग किया जा रहा है, वहां कैपिटल्स के बारे में बात की है कि मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या उसका क्या डिमेरिट्स है या डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। जैसा कि हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में देखा कि कल्टीवेशन से क्या होता है कि एक सिंगल प्लांट पे जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है, यानी ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि जैसे अगर हम लोग साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बारे में बात करें सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड में, कि अगर हम लोग साइंटिफिक रिपोर्ट्स की बात करें तो मॉडर्न फार्मिंग में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यानी इसका पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूज्ड होता है, यानी जरूरत से ज्यादा यूज होता है।
क्योंकि जो HYV सीड्स को जब उसका प्लांटेशन किया जाता है तो HYV सीड्स को नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है या ज्यादा पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्या होता है, वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कल्टीवेशन जब करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग या पालमपुर के लोग जो हैं उसमें क्या करते हैं, वो लोग जो है उसमें ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, और उसके वजह से डिफरेंट जो वाटर बॉडीज जो होती है फार्म्स के आसपास में वो पॉल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो आजकल काफी ज्यादा जो है यूज में आता है मॉडर्न फार्मिंग में। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल तो करता है, ये जो जर्म्स वगैरह जो होते हैं या जो भी नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं प्लांट को, उन्हें तो ये खत्म करता ही है। साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, ये साथ ही साथ उनको भी खत्म कर देते हैं। और इसके वजह से होता है क्या कि जो हमारा लैंड होता है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसका ह्यूमस कम हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न फार्मिंग में हमारा अगर एडवांटेजेस भी है तो उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, अगला फैक्टर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किसान जो है वहां काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, लैंड के उनके पास कितनी फैमिलीज हैं, क्या क्या उनका कैपिटल्स रिक्वायरमेंट है, लैंड की कंडीशन क्या है। तो अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी वहां लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं उनके पास कितना कितना जमीन है। तो हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसका हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। क्या पहला पॉइंट इसमें होता है, क्या 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं अलग अलग कास्ट की, यानी जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। उसमें से 1/3 लोग जो हैं वो लैंडलेस हैं, यानी उनके पास जमीन नहीं है, खुद की अपनी जमीन नहीं है। उसमें से 240 फैमिलीज जो हैं, 240 फैमिली या 240 फैमिलीज जो हैं वो क्या है, उनके पास जमीन जो है, जमीन तो है लेकिन काफी कम जमीन है, यानी वो लोग 2 हेक्टेयर से यानी 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन में वो लोग कल्टीवेशन करते हैं या खेती करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या तीसरा, और 60 फैमिलीज जो हैं, 60 फैमिली जो है वो उनको बिग फार्मर्स हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, यानी वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में खेती करते हैं। यानी वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है पालमपुर का क्या है कि 450 में 1/3 जो फैमिली है उनके पास जमीन नहीं है, 240 जो फैमिली है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और 60 ऐसी फैमिली है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और वो लोग उसमें फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फार्मिंग हम लोग कर कैसे रहे हैं, क्रॉप्स कैसे हम लोग उपजा रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है उसके प्रोसेस का। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है क्या, सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, यानी जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग बेचते कैसे हैं, क्या उसका कंडीशंस है। हम लोग सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स यानी फार्म प्रोडक्ट्स को बेचने का जो प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सरप्लस प्रोडक्ट्स की। सरप्लस प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं? सरप्लस प्रोडक्ट्स वैसे प्रोडक्ट को बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी किसान जो है वो 100 kg ऑफ फूड ग्रेन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसे जरूरत सिर्फ 40 kg की है, तो क्या करता है वो 40 kg अपने पास रख लेता है और जो रिमेनिंग 60 kg बचा, यानी 100 - 40 जो रिमेनिंग 60 kg बचा वो उसका सरप्लस प्रोडक्ट हुआ। यानी जितना उसे यूज है, जितना भी उस फार्मर को यूज है उससे ज्यादा जो फूड ग्रेन्स हुए उसे सरप्लस प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और ये सरप्लस प्रोडक्ट्स को वो लोग क्या करते हैं, जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बेचते हैं कहाँ, पालमपुर विलेज में। वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उसे बेचते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स को, ठीक है। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो उसे डायरेक्टली बेचते हैं टाउन्स में, मार्केट्स में। और जो मार्केट में उसे खरीदने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर्स उसे बेचते हैं फर्दर
जो डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज के जो रिटेलर्स या जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें। तो कहने का मतलब क्या है कि पालमपुर के जितने भी हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े फार्मिंग के, उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजों को देखा कि उसमें जो लैंड है उसकी कंडीशन क्या है, वहां के मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या क्या चेंजिंग्स आई, वहां मॉडर्न फार्मिंग को कैसे हैंडल किया गया, मल्टीपल क्रॉपिंग को कैसे किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सारे इसके फैक्टर्स को पढ़ा और यह समझा। तो अब हम लोग इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है क्या, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का, यानी हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपडेट्स। थैंक यू।